हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका अध्ययन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम आज आपके सामने कुछ एक खास मकसद से आए हैं। आपको जैसा कि पता है कि अध्ययन डिफेंस एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करवाती है बच्चों को, लेकिन साथ में हमारा काम बच्चों का बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन भी है। तो उसी मकसद के साथ हम आपके सामने आज आए हैं और ये सीरीज पूरी चलती रहेगी, जिसके अंदर पूरा फिजिक्स का हम आपके एक तरीके से रिवाइज कराएंगे, या फिर कह लो कि आप पहली बार भी पढ़ोगे तब भी आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में सिखाने वाले हैं। अभी फिजिक्स के साथ साथ आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी लॉन्च होने वाला है ना, तो उसके लिए भी आप जरूर देखिए, है ना। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पे स्लाइड में आप जानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले पहली बात कि हम जो है 1 सेकंड मेरे को दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, मास्टर्स किया है मैंने, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैंने पढ़ाई को अपना एज अ करियर चुना और मैंने NIT जमशेदपुर से पढ़ाई की है। मैंने अनअकैडमी पे भी पढ़ाया हुआ है और फिलहाल अध्ययन डिफेंस एकेडमी में NDA की प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बारे में छोटी सी जानकारी है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये लेक्चर की सीरीज वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में कवर करेंगे, तो ये पूरा बोर्ड ओरिएंटेड होगा, है ना। इसके अंदर जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वहाँ पे जो भी PYQ पहले आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, तो उसके वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। किनको ये फायदा होगा, जो बच्चे 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फायदा होने वाला है, जो बच्चा MST CET का पेपर लिखने वाला है उसको ये फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से बने रहिए, पूरे एंड तक देखिए, इसमें आपको जरूर फायदा होगा। जो भी आपके दोस्त हैं आप उनको भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको क्या क्या इसमें से सुधार चाहिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम रोटेशनल डायनामिक्स हमने उठाया है, एक एक करके हम लोग आगे के चैप्टर्स भी उठाने वाले हैं, है ना। रोटेशनल डायनामिक्स में क्या है वो हम पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन क्या है, तो सर्कुलर मोशन एक तरीके का ऐसा मोशन है जिसके अंदर बॉडी जो है अलोंग द सर्कल या सर्कुलर आर्क पे मूव करती है, अलोंग द सर्कल या तो फिर सर्कुलर आर्क पे मूव करती है। ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये है प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन समझ आता है आपको? प्लैनेटरी मोशन मतलब एक प्लैनेट का मोशन जो कि सन के अराउंड होता है, उसको हम प्लैनेटरी मोशन कहते हैं, है ना। उसके बाद सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी आपको पता है, इस तरीके से एक रस्सी से हम एक मास को लटका देते हैं और उसको कहीं पे ले जाके छोड़ देते हैं। यहाँ पे ले जाके मैंने छोड़ा, रस्सी बंधी हुई है ना। जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वापस इस तरीके से जो है वो आएगा, है। तो जैसे यहाँ पे आएगा फिर इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए फिर ये आगे जाने वाला है ना। तो पॉइंट क्रॉस करके क्या जाने वाला है, आगे जाने वाला है। तो आगे जाने के बाद फिर से ये वापस आएगा। तो अगर ये आप पाथ देखोगे तो सर्कुलर आर्क का एक पाथ है, इसको हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। आरी बात में फिर से आपने बचपन में बहुत सारे जो है वो तमाशा कहो या फिर बदमाशी कहो करते हैं। रस्सी में हम पत्थर को बांध देते हैं, फिर हम ऐसा नचाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं और किसी को फेंक के मार देते हैं। तो जब तक आपने फेंक के मारा नहीं है तब तक वो घूमता रहता है। उसका पाथ कैसा है, अलोंग द सर्कल ही तो पाथ है। तो ये सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी इसके बाद हम और चीजें सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर्कुलर मोशन का, है ना। सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, इवन स्पीड कांस्टेंट भी है, तो क्या है ना। इसमें ये जो मोशन है उसको हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करे उस पोजीशन को, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, है ना। इसमें चूंकि वेलोसिटी डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है ना, वेलोसिटी हमेशा ही चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है भाई साहब, एक्सेलरेशन का पढ़ा है हमने फॉर्मूला dv/dt। तो जब वेलोसिटी आप चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन इसके अंदर आएगा, है ना। और उस एक्सेलरेशन के बारे में हम जानेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो उसको हम इसमें एक्सेलरेशन हमेशा ही सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है। चलो
अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं सर्कुलर मोशन में, कुछ टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। उसमें एनालॉजी है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन के बीच। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन हम जो है जो भी हमने वहाँ पे टर्म्स पढ़े हैं सर्कुलर मोशन में, वो टर्म कैसे डिफाइन करेगा, कैसे को वो काम में आएगा, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें एक्स हमने डिनोट किया। एक्स से क्या समझते हैं हम? एक्स से पोजीशन होता है। क्या होता है एक्स का मतलब? पोजीशन। यहाँ पे वैसे ही थीटा बराबर क्या होता है? एंगुलर पोजीशन। मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको और स्पीड चाहिए तो आप 1.5 या 1.75 इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अगर आप देखोगे तो पोजीशन डिनोट करता है लीनियर के अंदर, और थीटा इसके अंदर एंगुलर पोजीशन। समय शून्य पे ये कहीं पे था, यहाँ पे है ये ब्लॉक, थोड़ी देर बाद ये कहीं और चला गया, तो एक्स का पोजीशन एक्स नॉट से एक्स चेंज हो गया। इसमें थीटा नॉट से थीटा हो गया। इन जनरल थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, है ना। इसमें जो देखोगे तो पाथ एक सर्कुलर आर्क है, और इसमें देखोगे तो एक लीनियर पाथ है। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही एक्स के अंदर चेंज हो जाएगा, एक्स के अंदर अगर मान के चलो चेंज होता है तो फिर क्या बनता है? वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी पिक्चर में आता है, और अगर थीटा के अंदर चेंज होता है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी पिक्चर में आता है। ओके, तो आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी एंगुलर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो फिर लीनियर एक्सेलरेशन का निर्माण या उत्पन्न होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो फिर आसानी से एक्सेलरेशन मिल जाता है। और अल्फा जिसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो कैसे डिफाइन होगा? तो अगर ओमेगा में चेंज हुआ तो फिर अल्फा डिफाइन हो जाएगा। देखो फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। पोजीशन है, पोजीशन में चेंज हुआ तो कौन पिक्चर में आया? लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर पोजीशन में चेंज हुआ तो कौन पिक्चर में आया? एंगुलर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आई तो फिर कौन पिक्चर में आया? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर जो है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया तो फिर कौन पिक्चर में आया? एंगुलर एक्सेलरेशन। आरी बस नोटेशन इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप समझ लो। इसको आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में लिख सकते हैं। हमने v को अगर रिप्लेस कर दिया dx by dt तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। उस तरीके से हमने ओमेगा को अगर रिप्लेस किया d थीटा by dt तो ये हो जाएगा d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ द केसेस। यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दीज थ्री इक्वेशंस, है ना। आपने ये सुना होगा। v इक्वल्स टू u प्लस t क्लास 9 में भी होता है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है ना। ये वैलिड कब है? जब a बराबर कांस्टेंट है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s एंड डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली v की जगह पे हम यहाँ पे ओमेगा रखते हैं, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उसके बाद थीटा जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ut जैसे होता था, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये थर्ड वाला इक्वेशन हो जाएगा, जहां पर आपको पता होना चाहिए ओमेगा नॉट जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वाला, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कौन सा वाला? एंगुलर वाला। ये आपको समझ आना चाहिए। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अल्फा क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, बहुत आसान है। इसके ऊपर सवाल भी होता है, हम सवाल करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा होता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे देखा जाए? तो इसका डायरेक्शन अगर आप कोई पूछता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो घूमता है, इसमें नॉर्थ वेस्ट कहाँ से आएगा, है ना। तो इसको हम सेंस ऑफ डायरेक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे। जब थीटा नीचे बने, एंगल नीचे बने, तो इसको क्लॉकवाइज सेंस कहते हैं। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। जो डायरेक्शन है उसके लिए खास एक डायरेक्शन होता है, उसमें ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन है। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, है ना। मेरे स्क्रीन पे हो सकता है आपको राइट का लेफ्ट दिख जाए, यही मेरा राइट है, ऐसा तुम भी राइट अपना निकाल के रखो, और जैसे घूम रहा है वैसे हाथों को, राइट हैंड को, अपने उंगलियों को घुमाओ। स्क्रीन मेरे हिसाब से ये जो स्क्रीन है हमारा उस पे ऐसे घूम रहा है ओमेगा, तो हम ऐसे घुमाएंगे तो मेरी तरफ ये आता है। तुम भी घुमाओगे अपने हाथों को तो तुम्हारी तरफ आएगा। जब तुम्हारी तरफ हम उठाएगा, तुम्हारी तरफ जब हम उठाया तो इसको हम आउट ऑफ द प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? इनटू द प्लेन। जब उल्टा घुमाएंगे तो क्या आएगा? इनटू द प्लेन। आ रही बात समझ में? तो राइट हैंड थंब को घुमा के हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो अल्फा और ओमेगा का, ये ऑब्वियसली थीटा हो, अल्फा हो या फिर ओमेगा हो, तीनों डायरेक्शन आप ऐसे ही निकालेंगे।
ठीक है। अब एक चीज और समझना है कि अल्फा अगर ओमेगा के डायरेक्शन में रहा तो क्या, उसको उल्टा रहा तो क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि ये हमारा जो है एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ में हमने क्या किया है, एक मास को यहाँ पे रखा है एंड दैट इज रोटेटिंग। ओमेगा है इसके अंदर, ये ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 10 रेडियन घूम जाएगा। ओके है। अच्छा, उसके बाद अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस वी कैन राइट दिस लाइक दिस, 2 रेडियन पर सेकंड इसका मतलब 1 सेकंड में 2 रेडियन पर सेकंड का चेंज हो जाएगा। सी, अगर अल्फा का डायरेक्शन है ना, अल्फा का डायरेक्शन अगर ओमेगा के डायरेक्शन में ही रहा, ये अल्फा है, तो फिर ये वैल्यू बढ़ेगी, 10 से 12 हो जाएगा, 12 से 14 हो जाएगा, 14 से 16, 18, 20, 22 ऐसा। अगर अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के ऑपोजिट रहा तो ये वैल्यू घटेगी, 10 से फिर 8 हो जाएगा, 8 से 6, 4, 2, 0। हमारी बात समझ? ये तब होता है जब आप स्विच ऑन करते हो फैन को तो उसकी स्पीड बढ़ती है, मतलब अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में, और जब स्विच ऑफ करते हो तो उसकी स्पीड घटती है, मतलब अल्फा उल्टा लगने लगा ओमेगा से। आगे बस कुछ इस तरीके से होता है ना। चलो अभी हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहला टाइप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या समझना है, यहाँ पे नाम यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मीनिंग है v बराबर कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग है, वेलोसिटी उसके अंदर क्या होगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ओमेगा का एक फार्मूला होता है v/r, उसके हिसाब से जो है ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ओमेगा। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है जैसे कि हर वक्त पे उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, दिस इज v बराबर कांस्टेंट का मतलब स्पीड है, ना कि वेलोसिटी है। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो भले ही 5 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई साहब, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, है यहाँ पे एक्सेलरेशन, चिंता मत करो तुम, एक्सेलरेशन है ना, तो 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा एक चीज और, अल्फा बराबर इसके अंदर 0 क्यों लिखा है? अल्फा का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। तो अभी उसके बाद एक्सेलरेशन के हमेशा 2 कंपोनेंट होंगे। एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट, लीनियर एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा, दूसरे कंपोनेंट को रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा, या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड में चेंज होने के साथ साथ आता है, मतलब अगर स्पीड में चेंज हो रहा होगा तो फिर 80 आएगा। और इसका दूसरा फॉर्मूला 80 का होता है r इंटू अल्फा, आगे के साइड में दिख जाएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब अल्फा की वैल्यू 0 है, यानी 80 में 0, और 0 है इसलिए इसकी स्पीड नहीं बढ़ी, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हर वक्त 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये गायब हो जाता है, तो कौन रह जाता है, AR का वैल्यू होता है v स्क्वायर अपॉन r ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये AR का फॉर्मूला है ना। तो AR कुछ इस तरीके से आता है, AR की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यही तो एक्सेलरेशन है इसके अंदर। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली वन एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, दैट इज AR, एंड द फॉर्मूला इज v स्क्वायर अपॉन r। ओके, तो अब इसके बाद एक रिलेशनशिप भी है, मैंने उधर लिखा था v बराबर r ओमेगा, है ना। और अगर v को डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 80। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है, v को डिफरेंशिएशन करने से 80 मिल जाता है, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, और AR जो है वो ओमेगा स्क्वायर r, या तो v स्क्वायर अपॉन r भी आप लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, आ रही बस। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम ही है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नाम करने का मतलब क्या हो गया, ये एक जैसा नहीं है। क्या एक जैसा नहीं है, तो वेलोसिटी एक जैसी नहीं है। यहाँ पे रफ्तार अगर मान के चलो कि 2 मीटर पर सेकंड है, तो थोड़ी देर बाद इसकी रफ्तार कुछ और हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसकी रफ्तार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसकी रफ्तार 11 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट चेंज भी हो सकता है और नॉट कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे मतलब 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, फिर से बड़ा 8, फिर से 11, फिर से 11 3 14, 14 3 17, 17 3 भी ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज रैंडम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। बस कॉन्सेप्ट इज कि v चेंज होना चाहिए। v चेंज हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओमेगा v अपॉन r होता है, तो ये अगर v चेंज हो गया तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अगर ओमेगा चेंज हुआ है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉन जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी है। अल्फा नॉन जीरो है, जब अल्फा नॉन जीरो है यानी अल्फा की वैल्यू कुछ है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अल्फा की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस 3 मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड।
तो दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकंड से हर वक्त बढ़ेगा। 2 अगर यहाँ पे रफ्तार थी तो 5 हो गया, फिर 5 से 8 हो गया, 8 से 11 हो गया, लाइक दैट। ओके, तो यानी अल्फा नॉन जीरो होने वाला है, यानी यहाँ पे AT का भी एग्जिस्टेंस है, आर अल्फा, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो है, और AR का भी एग्जिस्टेंस है, AR तो दोनों जगह है, और AT बस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसके थ्रू आप जो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे हम, पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, शॉर्ट आंसर जो होता है, शॉर्ट आंसर आ सकता है, 19-20 में आया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप देखो, मार्च 2019 और 20 का जो पेपर हुआ था, है ना, उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बाकी सवालों में भी लगते हैं। चलो एक सवाल कर लेते हैं हम लोग एकदम से ताज़ा तरीन, आपके एग्जाम्पल का सवाल है। पहला नंबर एग्जाम्पल आपके स्टेट बोर्ड बुक्स का। ठीक है, बहुत आसान है। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM, इट इज स्विच्ड ऑफ। मैंने बताया था स्विच ऑफ करोगे स्पीड घटेगी। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रोटेशन। बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल दिया हुआ है। रोटेशन का मतलब हिंदी में चक्कर होता है, हिंदी वाला चक्कर है ये, और उसका मीनिंग ऑब्वियसली घूमना है, रोटेशन है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। मतलब टॉर्क कांस्टेंट है तो इसका मतलब अल्फा क्या भाई साहब, कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो आप लगा लोगे, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। ये तीनों में से फॉर्म लगा सकते हैं, लिखा है यहाँ पे, देखो अल्फा कौन, सब कुछ लिखा है मेरे भाई, है ना। आपको जो है अच्छे से याद रखना है बस, है ना, तो वो चीज लगेगा। तो बोला है कि एक एक करके जो गिवन है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा गिवन है कि 90 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका आंसर होता है। मतलब होता है, ये चीज एकदम से दिमाग में बिठा लो, RPM का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसके बाद जो ओमेगा है उसको हम रेडियन पर सेकंड में लिखेंगे, ये ऐसा यूनिट तो रेडियन पर सेकंड होगा। तो आपको अपने को समझ आना चाहिए 1 मिनट में 90 रिवॉल्यूशन मतलब 90 चक्कर, है ना। और एक चक्कर में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो यानी हम 90 इंटू 2 पाई जो है वो हम करने वाले हैं, उतने चक्कर हो गए। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितना? यानी 1 मिनट की जगह 60 सेकंड रख दो। तो ऊपर में रेडियन है और नीचे में क्या है? सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड यहाँ से हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 और 6, तो ये सब कट कोट के 3 पाई आंसर आएगा। 3 पाई रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड में 3 पाई मार लेता है भाई चक्कर, है ना, 3 पाई रेडियन हो जाता है। अच्छा, रियल में इसने कितने किए रुकने से पहले? तो रुकने से पहले इसने, मैंने काउंट किया कि पंखा जो है वो 21 चक्कर घूमता है। कितना चक्कर घूमता है? 21। तो 21 चक्कर मतलब 21 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी 42 पाई रेडियन ये घूम रहा है। तो 42 रेडियन पाई रेडियन जब ये घूमा है तो यहाँ पे क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे क्योंकि टाइम पूछा है, ये फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी और इनिशियल दिया ही है, हमने निकाल ही लिया है। अल्फा की वैल्यू अगर मिल जाए टाइम निकाल लेंगे, पर अल्फा ही तो नहीं मिल रही, तो समस्या है। तो हमने एक और फॉर्मूला लगाया लास्ट वाला, है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ से हमको अल्फा मिल जाएगा। हमने ओमेगा नॉट की जगह पे 3 पाई का होल स्क्वायर डाला, ये सारी चीजें करी तो अल्फा का बराबर हो गया -3 पाई अपॉन 28 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये अल्फा का यूज अगर हम इस फॉर्मूले में लगा दें तो फाइनल स्पीड 0 है, ओमेगा नॉट 3 पाई है ना, और ये यहाँ पे हम लोग कर दें अल्फा की जगह -3 पाई अपॉन 28 इंटू टी, तो टी बराबर आ गया 28 सेकंड। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल है क्या? नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया तो वापस रिवाइंड करो और उसको देखो, समझ आया तो कृपया करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो आगे जाकर के है अपने पास सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स। क्या है? सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स। डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? तो देखो, मैकेनिक्स 2 पार्ट में बांटा गया, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के अंदर क्या होता है, हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और काइनेमेटिक्स के अंदर हम फोर्स की चर्चा करते तक नहीं। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है भाई? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही है ना, तो फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो रेडियल एक्सेलरेशन है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दोगे? प्रोडक्ट ऑफ सिंपल मास और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो m इंटू AC करने से FC मिल जाएगा, और AC का वैल्यू आपको पता है कि v²/r है, तो m इंटू v²/r हो जाएगा। ये m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं, v की जगह पे हम r ओमेगा तो पुट कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला भी हो गया फोर्स का, और ये भी है mv²/r। ठीक है, तो अभी अगर डायग्राम में देखेंगे तो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मास यहाँ है तो अंदर, यहाँ है मास तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, यहाँ है मास तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, तो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। सवाल अगर ऐसा आ जाए कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट और रॉन्ग, अगर पूछा है सेंट्रीपिटल
centripetal acceleration is constant in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। बताओ, है ना, UCM। ट्रू की फॉल्स, क्या कहोगे? तो अच्छा मैंने सोचा UCM है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर AC का वैल्यू v² होता है। अच्छा ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब v भी कांस्टेंट होगा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब AC क्या हो गया? कांस्टेंट। मैंने झट से ट्रू लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ये गलत है। सही क्या है? फॉल्स। क्यों ऐसा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है भाई, है ना, डायरेक्शन कांस्टेंट थोड़े ना है, v² इधर, है ना, और ये इधर तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेक्टर चेंज हो गया। तो हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट अगर ये रहता तो ट्रू है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लिख दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है, उसके अंदर डायरेक्शन में डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है ना, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारा ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हमको भली भांति समझ आना चाहिए, इसके ऊपर सवाल ऑब्जेक्टिव में होंगे, है ना, मैं पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कई बार पूछा जा चुका है, 2017 में पूछा है, 10 में पूछा है, 18 में पूछा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हो, है ना, मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स। कैसा फोर्स है ये? स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स का क्या मतलब होता है? झूठा फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब झूठा फोर्स। तो झूठा फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जो हमको लगता है सच, किसी और को लगता है झूठ, उसको हम झूठा फोर्स कहते हैं, है कि नहीं? कई बातें हम ऐसा बोलते हैं, हम एग्जाम में लिख के आते हैं और हमको लगता है कि यार हम तो सही लिखे हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आते, इसका मतलब गलत है ना, गलत होगा। हमको लगता है सही है पर लोगों के लिए नहीं। वैसी कई चीज़ें होती हैं। आप याद करो, ऐसा एक पार्क में झूला हुआ करता था, इसके ऊपर इस तरीके से 3 खंबे हुआ करते थे, और आप इस 3 खंबे में से एक खंबे के पास बैठते थे। अगर साइड से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप पकड़ के खड़े हो गए, आपका दोस्त भी है, आप ये भी है। अभी जब खड़े हो गए और इसको गोल गोल घुमा दिया गया, इसको मैरी गोल्ड राउंड बोलते हैं ऐसा शायद, है ना, घुमा दिया गया आपको। अगर ये रॉड पकड़ के खड़े नहीं रहोगे तो आप बाहर निकल जाओगे। फील किया गया ऐसा? बिल्कुल फील किया सर। फील किया है तो इसका मतलब ये है, ये हमको तो नहीं पता, हम क्योंकि बाहर खड़े थे, है ना, तुमको पता है, तुम रॉड पकड़ के खड़े थे, तो अब तब हमको समझ आया कि हाँ भाई तुमको तो, तुम बाहर निकल जाओगे। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स है जो कि तुमको बाहर निकालने के लिए मदद कर रहा है, उसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो कि झूला है, झूले में भी ऐसा होता है, झूले में घोड़ा है, घोड़े पे तुम बैठ गए, है ना, जो घोड़ा भी उसकी जो रस्सी है, जो पहले तो ऐसा रहता है ना, ऐसे लटका होता है, गाँव मेले में कभी गए होगे तो, बाद में ऐसे हो जाता है, होता है कि नहीं? और घोड़ा इस तरीके से, तुम अगर रॉड टूट जाए तो तुम बाहर फेंका नहीं जाओगे, बाहर फेंक दिए जाओगे। इसका मतलब वो बस तुम ही फील कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे फील। तो जो बाहर की तरफ जो फील कर रहे हो फोर्स, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? और हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली mv²/r इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, और ये वेलोसिटी इधर है, मास इधर है, तो सेंटर से बाहर होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। आपने वॉशिंग मशीन देखा है, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े सुखाते हैं, स्पिनर होता है उसके अंदर, इस तरीके से ऐसा डब्बा होता है इन जनरल, अगर टॉप लोड है तो, है ना, इसके अंदर छेद होता है, होल्स होते हैं। क्या होल्स होते हैं होल्स? हाँ बिल्कुल होते हैं सर। तो जो होल्स है क्या होता है, जब हम कपड़े को ऐसा इसको स्पिन करवाते हैं, उसमें लिखता है एक स्पिन, है ना, अगर देखा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ अगर ऐसा होता है तो, और नहीं होता तो वो भी बताओ। तो स्पिन जब हम करते हैं तो क्या होता है, ये बाहर की तरफ वो पानी निकल के जाता है, उससे पानी निकलता है। कौन सा एक्शन है वो? सेंट्रीफ्यूगल। वो पानी फील कर रहा है बाहर का फोर्स, लेकिन वहाँ पे रस्सी नहीं है ना पकड़ने के लिए, और पानी कैसे पकड़ेगा? तुम होते तो पकड़ लेते, यहाँ पे तो हम रस्सी पकड़ के या लोहा पकड़ के खड़े हैं, यहाँ पे हम नहीं कर पाते, तो क्या होता है, पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, यहाँ पे होल से बाहर निकल जाते, फिर लगता है वो कपड़ा सूख गया। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे काम करता है मेरे भाई। तो सेंट्रीफ्यूगल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, और भी एग्जाम्पल है, मतलब एक गाँव में ऐसा हुआ करता था, मटका, है ना, और मटका जो होता था उसके अंदर एक हम ऐसा कुछ तो इसको ऐसा घुमाते थे रस्सी से, ऐसा ऐसे करके, तुमने देखा होगा कृष्ण की माँ यशोदा करती थी। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, दही को डाल करके, या मक्खन हम कहते हैं, मक्खन को इस तरीके से फेंटते थे। तो क्या होता था, जो उसके अंदर जो हल्का वाला पार्टिकल होता था वो ऊपर आ जाता था, है ना, और वो चिपक जाता था बाहर में, वहाँ से फिर हम निकाल लेते थे, अलग अलग हो जाता था, पानी अलग और उसमें से जो मक्खन है या तो क्रीम जो है वो अलग हो जाता था।
तो वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से होता है, तो बहुत जगह ये काम आता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता है, पानी को कहीं पे पंप कर देते हैं। आ रही बात, बहुत ही यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्लियर है। खैर अपने को क्या अपने यहाँ क्लियर करना है ना, तो अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हम एप्लीकेशन को बताएं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन ये है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रोड पर जब हम गाड़ी चलाते हैं सर्कुलर मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। ये भी पूछा हुआ सवाल है, इस सब में से मैं कहाँ से पूछा गया मैं बताऊंगा, आप बस बने रहो, है ना। ओके, तो सबसे पहले अगर आप इमेजिन करो सर्कुलर ट्रैक है, वहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल का मास m है, सो देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ दिस एंड यू विल फील सम फोर्स। आप बाहर की तरफ एक बल या तो फोर्स अनुभव करोगे, तो वहाँ पे mv²/r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब चूंकि आप फील कर रहे हो फोर्स, तो उस फोर्स की वजह से आप बाहर निकल सकते हो ना, लेकिन नहीं निकलते हैं इन जनरल। तो स्टार्ट इधर पे कौन खींच रहा है हमको, ये फ्रिक्शन है जो कि हमको बैलेंस कर रहा है। हमारे टायर को वो स्किड नहीं होने देता, वो फिसलने नहीं देता, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रियर व्यू से हमने दिखाया है, पीछे से अगर हम देखें तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये mv²/r है, ये टायर के पास या ग्राउंड जो है वहाँ से लगा है ना। और इधर से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जमीन ने उसको लगाया और mg ने, धरती ने उसको लगाया। अरे बस, तो इतने टाइप के फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं। तो यहीं पे हमने लिस्ट बनाई है ग्रेविटेशन। ये भी एक बार सवाल आया होगा कि आप फोर्स बताइए कौन कौन से हैं, ये भी 1 या 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो हर जगह से सवाल निकलते हैं भाई, तो बड़े ध्यान से सुनना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक पहला फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब ये सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था, उल्टा लिख दिया मैंने, ओहो। ये डाउनवर्ड है और ये वाला क्या है, अपवर्ड है ना। नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, अपवर्ड है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि आउटवर्ड नॉर्मल है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ है, आउटवर्ड्स, मतलब आउटवर्ड बोले तो ऐसा कह सकते हैं हम, सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। 3 फोर्सेस हैं। और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है ना, जो कि इनवर्ड लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स किधर है, टुवर्ड सेंटर की तरफ, ठीक है। ओके, तो इसको ऐसा, ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नेसेसरी है उसको मूव करवाने के लिए, है ना, विच रिक्वायर्स द वेसल टू कीप ऑन सर्कुलर ट्रैक, द फोर्स विल बी बैलेंस। कैसे फोर्स बैलेंस होगा, तो देखो 2 डायरेक्शन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन, दूसरा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसमें n और mg बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो है इसमें कोई बड़ा छोटा है, कोई बड़ा छोटा होगा तो उधर मोशन हो जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं सर नॉर्मल ज़्यादा है तो हवा में उड़ रहा है क्या, नहीं। कोई कहेगा mg ज़्यादा है, mg ज़्यादा तो mg की तरफ घुसना चाहिए, धरती में घुस रहा है क्या, नहीं घुस रहा है, इसका मतलब n और mg बराबर है ना। ओके, सिमिलरली अगर मोशन ऐसे नहीं है, आप बाहर नहीं निकल रहे, अंदर भी नहीं घुस रहे, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस किया है, किसको बैलेंस किया, mv²/r को। तो बैलेंस किया है तो कैसे, तो बैलेंस की भी लिमिट है। ऐसा नहीं कि तुम एकदम से खतरनाक स्पीड में जाओ और तुमको फ्रिक्शन बचा ले, नहीं बचा सकता, उसकी लिमिट है कि नहीं। तो सेफ ड्राइव के लिए अगर आपको सही सलामत वापस जाना है, घर जाना है, तो आपको फ्रिक्शन से जितना लगा सकता है, फ्रिक्शन की जितनी औकात है, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर आपने लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल तो आप गए, है ना। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या है, उससे कम होना चाहिए mv²/r। फिर से देखो, अंदर का जो भी वैल्यू है, मान के चल 50 न्यूटन, तो तुम 50 से अगर ज़्यादा लगा दिए ना तो तुम गए, यानी 50 से कम ही लगाना है। तो हमको मैक्सिमम से कंपेयर करना पड़ेगा। एफ जो स्टैटिक का मैक्सिमम है उससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू mg रख दिया हमने, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे v² इज रूट अंडर म्यू rg आंसर आता है। तो v मैक्सिमम स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इसको करके वहाँ पे लिखा होता है कि हाँ तुम 40 किलोमीटर/आवर से नहीं जाओ, उसके बाद गए तो रोड बनाने वाले की कोई गलती नहीं समझेंगे नहीं, हाँ। तो इस तरीके से होता है। मार्च 2023 में इसी साल आया था कि ऐसा कंडीशन पे क्या होता है, बहुत आसान है, मुश्किल है ही नहीं, है ना। बाकी डेरिवेशन आप समझ गए, लैंग्वेज आपको बस बनाना है, ठीक है। चलो ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगला है, इसके अंदर कौन क्या है ये भी लिखना जरूरी है। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देते हो ना, तो आपको ये सब डिटेल में लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पेपर जब चेक होगा तो आपको वहाँ पे सब पूछा जाएगा कि मतलब आप वो देखा जाएगा कि आप कितना जानते हो, है ना। क्रिस्प नहीं लिखना है, पर डिटेल में लिखना है, ताकि वो समझ में आएगा कि नॉलेज क्या है। थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ नहीं भी डेरिवेशन में किया या कम भी चला तो, लेकिन बाकी डिटेल रखे रहेंगे तो मार्क्स आपको ढंग का मिल जाएगा। तो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
सब चीज मेंशन करना है। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो मैक्सिमम लिमिट है सेफ ड्राइव के लिए, दिस मैक्सिमम लिमिट कैन बी इंक्रीज बाई बैंकिंग ऑफ रोड। तभी समस्या ये आई कि एकदम से फ्लैट था, बचाने वाला वैसे ही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने अगर हाथ उठा लिया तो हम गए, बारिश हो गई तो हम गए, फ्रिक्शन ऐसे ही कम हो जाता है। और उस हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी सूखे दिनों में, बारिश हो गई तो स्पीड घट करके 35 हो गया क्योंकि फ्रिक्शन घट गया है। तो है नहीं 35 से ज़्यादा नहीं चला पाएंगे क्या, बहुत गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे रेस वगैरह जो करते हैं ट्रैकिंग, ये रेस जो होता है या इन जनरल हम 35 ज़्यादा भी चलाते हैं टर्न पे भी, और लिखा होता है स्पीड स्लो कर लो नहीं तो आप स्पीड हो जाओगे, बच गए तो नहीं, ठीक है। तभी अगर हमको स्पीड बढ़ाना है 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है। वो जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़ है बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इन जनरल बैंकिंग का मतलब पैसा रखना नहीं, वो नहीं होता। बैंकिंग का मतलब होता है कि किनारा, बैंक का मतलब किनारा भी होता है, रिवर बैंक ऐसा सुना होगा। तो किनारे को अगर हम कुछ जुगाड़ कर दें, एक किनारा हमने उठा दिया, हमारा ऐसा फ्लैट था, है ना, हमारा क्या था, इस तरीके से फ्लैट था, हमने थोड़ा सा उठा दिया। उठाने से क्या हो गया? सपोर्ट मिला। कौन सा सपोर्ट मिला? पहले सेंट्रीपिटल बस यानी अंदर की तरफ फोर्स एक ही था, फ्रिक्शन। अब एक और भाई साहब को लिया है नॉर्मल वाली को, और उसकी वजह से क्या हो गया? हमको सपोर्ट मिला और अब हम और लिमिट बढ़ा सकते हैं स्पीड की, इसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो इस व्यू में अगर आप देखोगे तो इस व्यू में हमने थीटा एंगल से एक किनारे को उठा दिया है और यहाँ पे हमारा व्हीकल रखा है मास m के साथ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग ऑफ द रोड भी आया हुआ है ना। तो इसमें देखो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। अभी ऐसा मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, तो एक नॉर्मल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लग गया mv²/r, और तीसरा mg लग गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तीन फोर्सेस थे। अभी क्या करते हैं, हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। इस दो एक्सिस के अलावा हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो एक हो गया n cos थीटा, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, ये करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस विल बी n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। तो ये बैलेंस हो रहा है फोर्स, mv²/r को बैलेंस करने के लिए n sin थीटा आ गया और n cos थीटा को बैलेंस करने के लिए mg आ गया। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो बैलेंस हो गया है फोर्स। तो ये बैलेंस है, आराम से चल सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। वन साइड ऑफ द रोड यही चीज लिखा हुआ, ऐसा करते हैं। अगर मान के चलो कि फ्रिक्शन है ही नहीं तो बैलेंस है, तो कैसे कैसे होगा? n sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? mv²/r, है ना, और n cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? ऊपर वाले फोर्स को mg। तो इसको हमने इक्वेट वगैरह करा, तो इसमें अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से tan थीटा निकल के आएगा v²/rg, यहाँ से ये थीटा निकल के आएगा tan इनवर्स v²/rg। इसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। इसमें स्पीड की भी एक खास लिमिट होगी, या इसको आप कैसे करोगे? इसको स्क्वायर करके सम कर दो, 1² प्लस 2² किया तो n² sin² थीटा और n² cos² थीटा। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे हमको सॉरी नॉर्मल निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमने डिवाइड ही करा है, यहीं से करते हैं, नो नीड टू डू दिस स्क्वायर। तो v²/rg बराबर tan थीटा है, तो v² हो जाएगा rg इंटू tan थीटा, है ना। तो v बराबर √rg इंटू tan थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर थीटा अगर आपको पता है तो खास स्पीड की लिमिट आप बता सकते हो। यहाँ पे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रिक्शन नहीं भी रहा तो इतनी स्पीड तो आप कर ही सकते हो, लेकिन ये वैल्यू बहुत कम है। फ्रिक्शन तो रियल में होता ही है, और अच्छे से अगर फ्रिक्शन रहेगा तो हम स्पीड और बढ़ा सकते हैं। तो आगे केस में जैसे ये केस ये था कि फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। ये मार्च 2018 में पूछा गया था, है ना, मार्च 2018 में पूछा गया, तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, ये मैंने इसे लिखा है ताकि आप ये समझ पाओ कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बी, अगर फ्रिक्शन हमारा प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फिर हम तो स्पीड और बढ़ा लेंगे, फ्रिक्शन बाबा हमको रोकेगा, है ना। ओके, तो अब भाई क्या करते हैं, हम मैक्सिमम स्पीड का हम लिमिट निकालते हैं। मैक्सिमम कितना, ऐसा भी नहीं कि बहुत तुम स्पीड उड़ा दो, ठीक है। उसके बाद भी देखा तुमने स्किप करता है दिन एग्जाम पेपर में, न्यूज़ में आता है ना कि इसका बेटा कोई बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसने BMW खरीदा, उसने उड़ा दिया, ऐसा वो स्पीड करके बाहर निकल गया। तो क्यों होता है? वो स्पीड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कितना भी तुम स्पीड रखोगे और ये जो फ्रिक्शन बाबा है तेरे को रोकेगा, नहीं रोक पाएगा, उसकी एक लिमिट है। तो वही हम मैक्सिमम लिमिट निकालते हैं कि सेफ स्पीड रखने के लिए मैक्सिमम कितना स्पीड हमको चाहिए ताकि हम सही सलामत रह जाएं और घर पहुंच जाएं, ठीक है। तो चलो, तो अभी क्या होगा, देखिए अगर आप स्पीड मैक्सिमम देखना चाहते हैं, यानी स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप बाहर निकलोगे,
जो आप ये आपकी टेंडेंसी है कि आप बाहर निकल जाओगे, तो यानी टेंडेंसी इधर होती है मूव करने के लिए, उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन बाबा का रोल वहीं आता है, तो फ्रिक्शन बाबा पीछे लग गए, फ्रिक्शन इधर है ना। अभी जो ब्लॉक है या जो भी गाड़ी वाड़ी है, जिसमें नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लगा, mv²/r ऐसे लगा, हमेशा देखो सेंटर इधर है ना, यहाँ से ऐसा उठा है, तो mv²/r किधर लगा, बाहर, है ना, और mg किधर लगा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए तो आए थे, जिसके पहले हमने देखा n cos थीटा n sin थीटा, ठीक है। अब एक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट करेंगे। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट देखो, ये चूंकि थीटा है, मैं थोड़ा सा साफ साफ बनाता हूँ, ये एंगल क्या है, थीटा है, और फ्रिक्शन किधर लगा था, फ्रिक्शन लगा था इधर, ये है फ्रिक्शन, है ना। तब ये देखोगे तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये चूंकि अगर f है तो ये कितना हो जाएगा, f cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, f sin थीटा। आई बात समझ में। तो अगर आप देखोगे तो f cos थीटा सपोर्ट कर रहा है किसको, n sin थीटा को। मैंने बोला था कि कोई सपोर्ट में और आ जाएगा तो हम स्पीड और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, f sin थीटा जो है वो mg को सपोर्ट कर रहा है, यानी वजन और बढ़ गया, तो यानी फ्रिक्शन की वैल्यू भी और बढ़ जाएगी। क्लियर है ना। तो कुछ इस तरीके से ये मोटा मोटा हमें समझ में आता है, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं है, हमको तो बस इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। इसमें फाइनल टारगेट है हमारा v को निकालना। क्या टारगेट है, वेलोसिटी को निकालना, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम इक्वेशंस वगैरह इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखते हुए हमें इक्वेशंस को लिख देने हैं, और उस इक्वेशन में कुछ चीज़ें एलिमिनेट करनी है। यही चीज़ दिमाग में आंख बंद करके याद रखो। क्या करना है, हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन में हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन लिखने के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए, हम v देखें और बाकी कुछ नहीं देखें, बाकी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें। तो देखो हम क्या करेंगे, mg को वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, ये फोर्स ऊपर और ये दोनों फोर्स नीचे, यानी हम लिख सकते हैं n cos थीटा बराबर mg प्लस f sin थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं है, ओके ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, mg को बाजू में कर लिया, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आउटवर्ड फोर्स है mv²/r, इनवर्ड फोर्स है n sin थीटा प्लस f cos थीटा। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब ये 1 और ये 2, 1 और 2 को हमने किया डिवाइड। जब 1 और 2 को डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड वाले को हमने लेफ्ट में लिखा mv²/r और mg ऐसा, mv²/r ऊपर और mg नीचे, ठीक है। अब दिस इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में है n sin थीटा प्लस f cos थीटा, f को लिख दिया म्यू इंटू नॉर्मल इंटू cos थीटा, और यहाँ पे देखोगे आप तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा है, n cos थीटा माइनस f बोले तो अगेन म्यू इंटू n इंटू sin थीटा। यहाँ से हमने n कॉमन लेकर के काट दिया तो ऊपर में बचा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v²/rg ये इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रहा, और राइट हैंड साइड में हमने क्या कर लिया, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर लिया, cos थीटा इधर भी और इधर भी, ठीक है। cos थीटा से डिवाइड करोगे तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा, और cos अपॉन cos कैंसिल होके खाली म्यू बचेगा। वैसे ही cos अपॉन cos म्यू बस 1 बचता है, माइनस म्यू इंटू tan थीटा बचता है, कुछ इस तरीके से है। अब क्या है इसमें, अब आसान है, आज मल्टीप्लाई कर और ऐसा रूट ले ले तो v मैक्सिमम यही है। बहुत आसान था, 2 बार अगर मन से समझ के तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता है करने से। बहुत आसान, मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड इसमें चाहेंगे तो हम वैल्यू रख के निकाल भी सकते हैं, आप खुद से वो एनालिसिस कर सकते हो। तो इसमें एक और कंडीशन आती है फॉर मिनिमम सेफ स्पीड। तो मिनिमम सेफ स्पीड क्या है, अच्छा मिनिमम भी कुछ होता गया, धीरे धीरे कुछ तो भी चलना पड़ेगा। अगर 0 से तुम चले तो सरक जाओगे नीचे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें टेंडेंसी है नीचे आने की, क्योंकि अब एक बार अगर एंगल आ गया है तो तुम्हें नीचे जाने का भी तो डर है कि नहीं। तो यानी अभी क्या करना है, जब टेंडेंसी रहेगी नीचे जाने की, धीरे धीरे चलोगे तो यार चलोगे ही नहीं, तो नीचे जाने की टेंडेंसी रहेगी, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, उल्टा। फ्रिक्शन का ही गेम है भाई, है ना। फ्रिक्शन उसके अंदर नीचे की तरफ लगा था, इसमें फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टेंडेंसी के अपोजिट लगता है। तो अगर मिनिमम के लिए हमें करना है तो फ्रिक्शन ऊपर लगाओ, मैक्सिमम के लिए करना है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगाओ। हमने फ्रिक्शन इसमें ऊपर कर दिया है, इसमें कंपोनेंट f sin थीटा इधर और f cos थीटा इधर, ठीक है ना। तो इसमें देखो बाकी सारी चीजें सेम है, तो अभी उसी चीज को हम लोग अगर आगे करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, mg को बैलेंस करने के लिए n cos थीटा प्लस f sin थीटा है, उसमें n cos थीटा माइनस f sin थीटा था, इसमें आया है n cos थीटा प्लस f sin थीटा। उसके बाद mv² बाई r के साथ यहाँ पे प्लस f cos थीटा है,
और एन साइन थीटा है दूसरी साइड। तो हम यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, mv² बाई आर इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, जो प्लस था इस साइड पे जाकर के माइनस हो गया। ठीक है, इसको फिर वैसे ही हम करेंगे, तो mg इधर mv² बाई आर इधर, फिर n कॉमन हमने लिया, ये सारी चीज़ें करी हमने, f की जगह पे हमने म्यू इंटू एन रखा था, फिर यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व किया तो इसको डिवाइड किया, तो mg ऊपर mv² बाई आर नीचे, फिर हमने 2/1 किया, तो फिर कुछ इस तरीके से जैसे उसमें आया तो वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से होता है। अब देख लो, इसको वी मिनिमम कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद है मौत का कुआं। देखा गया मौत का कुआं है, टीवी में देखा होगा, रियल में भी देखा होगा। तो जो मौत का कुआं, जिसको इंग्लिश में वॉल ऑफ डेथ कहते हैं, है ना, या मौत का कुआं नहीं, ये तो वेल ऑफ डेथ हो गया, पर ये कुएं की दीवार कह सकते हो, या मौत की दीवार कह सकते हो, वॉल ऑफ डेथ, जस्ट इंग्लिश बनाना है। कुआं ऐसे ही होता है, हम लोग तो ऐसे देखते थे। इसमें क्या होता है, गाड़ी जो है ऐसे ऐसे चलती है, देखा गया है ना, ऐसा ऐसा गाड़ी चलती है। जैसे कि अगर मान के चलो कुआं है हमारा, तो इसके सरफेस पे पकड़ करके इस तरीके से वो गाड़ी चलेगी। तो हमने वर्टिकल किया तो ऐसे ऐसे गाड़ी चलेगी। तो गाड़ी को हम यहाँ पे एक ब्लॉक जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ब्लॉक जो है mg नीचे लगा तो ये नीचे गिर सकता था, नहीं गिर रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन भाई साहब इसको पकड़ के रखे हैं, और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इस नॉर्मल पे डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन बराबर कितना होता है, म्यू इंटू एन, और ये नॉर्मल किस पे डिपेंड करेगा, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अंत में देखा जाए तो v सारा गेम पलट रहा है। वेलोसिटी तुमने कुछ रखा जिसकी वजह से नॉर्मल आया, वेलोसिटी अगर 0 हमने रखा, मान के चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर mg हो, mv² बाई आर होगा क्या, देखो रेडियल डायरेक्शन में, है ना, देखो ऊपर से टॉप से हम देख रहे हैं, तो n इधर और mv² बाई आर बाहर, n अंदर एक सेंटर की तरफ, ये सर्कल था ना ऐसा, n सेंटर की तरफ और mv² बाई आर बाहर। तो जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा नॉर्मल, और जितना ज़्यादा नॉर्मल उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन नॉर्मल पर डिपेंड कर रहा, नॉर्मल v पे डिपेंड कर रहा है, यानी v तुम्हारे हाथ में है, v देख लो तुम। तो v हमें क्या रखना चाहिए ताकि हमको गिरने से बच जाए। मिनिमम स्पीड क्या है ये, अच्छा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। देखो हमें क्या समझना है कि हमको गिराएगा कौन, हमको गिराएगा mg, क्योंकि mg है नीचे। हमको रोकेगा कौन, हमको बचाएगा कौन, हमको फ्रिक्शन बचाएगा। यानी फ्रिक्शन की जितनी औकात है, फ्रिक्शन का जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे वो जो है उससे कम mg होना चाहिए। यानी mg हमेशा कम होना चाहिए इसके मैक्सिमम वैल्यू से। तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या, म्यू इंटू एन, और n कितना है, mv² बाई आर, है ना। तो यहाँ से mm कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो g इज लेस देन म्यू v² अपॉन r। तो यहाँ से v² देखा जाए अरेंज करके, तो v² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg अपॉन म्यू। तो v कितना हो जाएगा, v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √rg अपॉन म्यू। यानी v कुछ एक खास वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। मान के चलिए 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड से बड़ा होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है, 30 मीटर पर सेकंड से बड़ा। यानी 31 भी चलेगा, 35 भी चलेगा, 40 भी चलेगा, लेकिन 25 नहीं चलेगा, उससे बड़ा होना चाहिए। यानी मिनिमम रफ्तार कितनी है, 30 है, उसके आगे कुछ भी चलेगा। यानी v मिनिमम √rg। तुम v इन्फिनिट कर दो ना, आराम से चिपक कर चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर करेंगे नहीं, लेकिन 30 मीटर पर सेकंड मिनिमम चाहिए अपने को। आ रही बात समझ में, क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ूँ, बिल्कुल आगे बढ़ो, चलो। तो वही लिखा है, इन ऑर्डर टू सेफ ड्राइव द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल शुड बी लेस देन √rg अपॉन म्यू। और यहाँ पे कौन क्या आपको पता, r रेडियस ऑफ वेल, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेज, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। अ मोटरसाइकिलिस्ट, दूसरा नंबर सवाल, टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास is to undertake horizontal circle inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. Calculate the minimum रफ्तार and frequency necessary to perform this stunt. Frequency का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ये निकालोगे 2 पाई r अपॉन स्पीड। पहले v निकालो, फिर उसके अंदर r डाल करके टाइम पीरियड निकालो, फिर f निकाल दो, आराम से हो सकता है। अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ें क्या, है ना, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भी अगला पोर्शन क्या है, अगला पोर्शन है कोनिकल पेंडुलम, जो कि 2008 और 2009 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आज नहीं आ सकता, आज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आपके बुक में है, ठीक है। चलिए कोनिकल पेंडुलम क्या है, ऐसा मान के चलो कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से नीचे मास अटका हुआ है। अब हम इसको एक तो ऐसे ऐसे घुमाएं, या फिर हम इसको ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे ऐसे। तो इसको अगर ऐसे ऐसे हमने घुमाया है, दिख रहा है आपको, है ना, अगर हमने इसको ऐसे ऐसे घुमाया है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर इस प्लेन में देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से,
इस तरीके से अगर आपने घुमाया है तो क्या मिलेगा आपको सारी चीज़ें आप इसमें निकाल सकते हैं जो कि निकालना चाहिए, जैसे कि हम टेंशन कितना लगेगा, है ना, उसकी स्पीड कितनी है तो क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कॉनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम व्हिच गिव्स अ मोशन दैट बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड अ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन, एक कोन बन जाता है, दोनों चीज बन जा रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे पहले mv²r जो कि बैलेंस करेगा किसको, अंदर के फोर्स को, और अंदर कौन है, टेंशन का एक कंपोनेंट है, कौन सा टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन होता है ना, वो दिमाग वाला टेंशन नहीं है ना। तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होता है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है तो इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे देखो आप, टी कॉस थीटा, टी नॉट बोला है हमने, टाइम पीरियड के लिए टी लेते हैं जनरली, और हॉरिजॉन्टल वाला टी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि वो थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा और दूसरा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mv²r, और टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg। क्लियर है क्या, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, टी साइन थीटा बराबर mv²r, ऐसा ऐसा, टी कॉस थीटा बराबर mg, है ना। इससे हमने क्या निकाला, हमने tan थीटा निकाल लिया ω²r/g, है ना। तो कुछ इस तरीके से आ गया, यहाँ से ओमेगा एंगुलर स्पीड आ गई है हमारी, कितने स्पीड से वो घूमने वाला है ना। तो ओमेगा बराबर √अंडर, हमने क्या करा इसको, ω² अपॉन rg। अब r की जगह पे हमने l sin थीटा रखा, ये क्यों रखा, देखो ये डायग्राम में, ये देखो ये l है ना, और ये थीटा है, और ये r है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो r बराबर हो गया l sin थीटा, तो हमने r की जगह पे l sin थीटा रख दिया है। ओके, तो अभी यहाँ से हमने साइन थीटा काट लिया, ω² g इधर जाएगा और l इधर आएगा, g अपॉन l cos थीटा, ये रूट में आ गया, ω² बन गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π अपॉन ओमेगा, तो t बराबर 2π √अंडर ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हम रख देंगे 2π इंटू 1/ω है असल में, 2π इंटू क्या है 1/ω, तो 1/ω हमने ये ऊपर उल्टा हो जाएगा l cos थीटा अपॉन g। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1 टाइम पीरियड, तो इसको 1/2π और फिर से टाइम पीरियड को उलट देंगे √अंडर g अपॉन l cos थीटा, बहुत आसान है। तो इस तरीके से होता है, आपको याद होगा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता था 2π √अंडर g/l, तो इसके अंदर क्या है, l नहीं है, ये वाला लेंथ है, इसको हम l cos थीटा कहते हैं। इसके अंदर मोटा मोटा वही है लगभग, लेकिन ये वर्टिकल लेंथ है, ये लेंथ नहीं है। क्लियर है क्या, तो इस पे भी सवाल आया हुआ है पहले, तो इसको भी ध्यान से आप समझ लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब है लास्ट टॉपिक यहाँ का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखो कब पूछा है, 2013 में पूछा था, और 2023 अभी चल लेटेस्ट आपके सीनियर भैया दीदी ने एग्जाम दिया उसमें भी पूछा है, तो आपको 2023 में ये चीज़ आया है, तो आप ध्यान से देखोगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा 10 मिनट इसके अंदर लगेगा, बड़े ध्यान से सुनना, आसान है, मुश्किल नहीं है, है ना। तो ये आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग के नीचे हम एक मास टाई करते हैं, और उस मास को हम इस तरीके से वर्टिकली घुमाते हैं। क्या करते हैं, हम वर्टिकली हम घुमाते हैं। जब वर्टिकली हम इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा कि mg यहाँ पे लग रहा है ना, और इसके अंदर ये जो पार्टिकल है ये आगे जा रहा है, इसकी स्पीड बदल रही है। ओके, तो यहाँ पे l है, सिंपल मैं थोड़ा सा अलग ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे लेंथ है इसका, और यहाँ क्या है मास। तो इस इंस्टेंट पर इसके नीचे एक फोर्स लग रहा है mg। जैसे जैसे ये आगे जाएगा, ये पाथ है, तो मैंने एनालिसिस करा, यहाँ पे मैं लाइव डायग्राम करता हूँ, यहाँ पे हमने एनालिसिस करा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या फोर्सेस हैं, तो mg तो नीचे है ही, और इसके दो कंपोनेंट है, इधर और दूसरा इधर। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा इधर पे mg sin थीटा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो mg sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, mg sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और mg cos थीटा क्या हो रहा है ना, mg cos थीटा की वैल्यू ये ऑब्वियसली थीटा बढ़ रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू जैसे नीचे पे आ जाता है, ऊपर से नीचे, तो ये mg एक ही mg cos थीटा sin थीटा नहीं रहता, बस mg ही रहता है। इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले फोर्स समझना पड़ेगा। तो फोर्स इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा टेंशन है, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है किसी भी इंस्टेंट पे, जो कि mv²r बाहर की तरफ लग रहा है ना। ये v है ना, तो v के वजह से mv²r बाहर की तरफ लगा है। ठीक है, 3 फोर्सेस हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें मिनिमम वेलोसिटी निकालना है ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, ये हमारा टारगेट रहता है ना।
कि हम यहाँ पे ए पर कितना मिनिमम रफ्तार दें ताकि पूरा कंप्लीट चक्कर लगाए, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी कम दोगे तो ये ना बी पे पहुंचेगा ना सी पे पहुंचेगा, या बी को क्रॉस करके सी पे भी शायद ना पहुंच पाए, तो कुछ ही कंडीशन होता है। तो बहुत हम शानदार तरीके से समझ लेंगे बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़, है ना। तो इसको समझते हैं। देखो किसी भी इंस्टेंट पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको छोड़ा है, मतलब ये जा रहा होगा यहाँ से यहाँ, कहीं बीच में पकड़ के हमने इसकी एनालिसिस करी। तो इस इंस्टेंट पे रफ्तार इधर है, टेंशन अंदर है, mg cos थीटा जैसे अभी बोला था रेडियल डायरेक्शन में है, प्लस mv²/r या तो l हम यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अलोंग द रेडियस ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि रेडियस के अलोंग अगर आपने कर लिया है एनालिसिस तो काम बन जाता है ना। तो यहाँ पे टेंशन की अगर हम बात करें अलोंग द रेडियस क्या क्या है, टेंशन अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जो फोर्स है mg cos थीटा प्लस mv²/l, ये हमारा फोर्स है। तो ए से बी जाने में क्या क्या हो रहा है, देखो थीटा ए पर 0 है, और तो 0 के हिसाब से यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा mg प्लस mv²/l, ये टेंशन है कहाँ पर, ए पॉइंट पर। और जब बी पे गया तो क्या हुआ, थीटा इंक्रीज हुआ, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हुई, और टी भी घट गया। कॉस थीटा अगर घट गया है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली ये चीज़ घटेगी, तो पहले mv²/l तो दोनों में कॉन्स्टेंट है, mg पहले जो भी था, अब कॉस थीटा तुम लगा रहे हो तो ऑब्वियसली कम आएगा, तो ये टेंशन भी घटा, यानी ए से बी जाते जाते टेंशन डिक्रीज होता है, ये हमको तो समझ आएगा। ए पे मैक्सिमम टेंशन है कितना, mg के बराबर। थीटा इक्वल्स टू 90 अगर डालेंगे तो ये खत्म ही हो जाता है, 90 डालो तो ये mg खत्म ही हो गया, खाली mv²/l बचा है। तो mv²/l प्लस mg जहाँ था अभी mv²/l ही बचा है। यहाँ पे मान के चलो कि 30 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन का लॉस हो गया जो कि mg के बराबर था, यानी टेंशन घटा, ये हमको समझ में आया सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या समझनी है कि बी से सी जाते हैं तो क्या होता है, जब हम बी से सी जाते हैं तो कहानी बदल सी जाती है। कहानी कैसे बदलती है थोड़ी सी, ये देखो डायग्राम यहाँ है, टेंशन तो हमेशा अंदर रहेगा, mg इधर लगा, अगर mg इधर लगा है, ध्यान से देखो थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर पे mg है और ये एंगल इस बार हमने थीटा लिया है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसके अंदर जो फोर्सेस हैं कौन से, है ना, तो इसके एक फोर्स इधर लगा mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब कितना साइन थीटा, और दूसरा लगा इधर पे mg cos थीटा, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे हैं। और बाहर में क्या लगा mv²/l, और अंदर में क्या लगा टेंशन। तो देखो अभी टेंशन प्लस mg sin थीटा है बराबर mv²/l है। तो टेंशन अगर आपको निकालना है, टेंशन पे एनालिसिस करना है, टेंशन क्या हो रहा है बी से सी के बीच, तो mv²/l माइनस mg sin थीटा। अगर हम बी की बात करें तो बी एग्जैक्टली बी पर थीटा 0 है, और बी पे जो अगर होगा तो थीटा 0 डाल के देखो mv²/l ही टेंशन आएगा। इसके पहले वाले एक्सप्रेशन में भी बी पे टेंशन उतना ही आया था, मतलब जो पढ़ा बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है भाई, है ना। mv²/l जो है वो टेंशन है। अगर हम बी से आगे बढ़ते हैं तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, थीटा बढ़ रही है ना, यहाँ से 0 से 90 हो जाएगा, दिखता है ना भाई। तो साइन थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमको पता है कि 30 से ज़्यादा 60 एंगल है, तो cos 30 कम होता है, 60 ज़्यादा होता है, तो साइन थीटा बढ़ गया, सॉरी गलती बोल दिया मैं, साइन 30 कम होता है, साइन 60 ज़्यादा, यानी साइन में 0 से 90 तक साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो साइन थीटा क्या हो गया, इंक्रीज। अब बढ़ा हुआ माल घट रहा है, बढ़ा हुआ चीज़ घट रहा है, यानी ये ओवरऑल चीज़ घटेगी ना, तो टेंशन डिक्रीज हो गया। एग्जैक्टली सी पर थीटा 90 हो गया, तो 90 होकर के ये 1 हो गया, तो माइनस mg बहुत ज़्यादा घट गया, माइनस mg घट गया, है ना। तो देखो स्टार्टिंग में mg प्लस mv²/l था, एग्जैक्टली यहाँ पे टेंशन कितना था, mg प्लस mv²/l, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है mv²/l, और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है v²/r या l माइनस mg, समझ रहे हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर एक कम, फिर और भी कम हो गया, और भी कम हुआ है, आप समझ रहे हो, यानी ए से बी से सी टेंशन घट ही रहा है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कल, आपको पता है कहीं भी टेंशन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया यानी वहीं पर रस्सी ढीली पड़ जाएगी और वो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है तो सी पर ले जा तो जाना ही पड़ेगा। अब सी के आगे जाओगे तो वहां भी गेम वैसा ही है, वापस से यहाँ पर टेंशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो mv²/l हो जाता है, यानी mg फिर से mg वाला ये वाला जो घटने वाला कंपोनेंट है वो जो है वो 0 हो जाता है ना, वो घटते घटते 0 हो जाता है, और mv²/l यहाँ पे होता है, वापस से यहाँ पे वही रिपीट होता है। यानी ए से बी से सी टेंशन घटा, फिर से सी से वापस ए आते थे, टेंशन बढ़ गया। यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कहाँ है, क्रिटिकल पॉइंट सी पर है, सी पर ही खतरनाक चांस है कि वहां पर जाकर 0 ना हो जाए। यानी हम कैसे भी करके अगर हम टेंशन सी पर ग्रेटर देन 0 कर लें, अगर टेंशन वहां पर रस्सी का 0 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब पूरा सर्कल में और कहीं भी चांस नहीं है 0 होने का।
यानी हम 0 या बराबर वहीं पे अगर हम कर ले तो हमारा काम बन सकता है। तो टेंशन सी पर कितना था, mv स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। हाँ, तब जाकर के हमें कंडीशन मिल पाएगा कि मिनिमम रफ्तार वहाँ कितनी होनी चाहिए ताकि वहाँ पर टेंशन 0 नहीं हो। जिसको हमने सॉल्व करा तो एम वी स्क्वायर बाई एल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमने एम जी कर दिया। वी स्क्वायर इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल, तो वी हमने कंपेयर किया तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर जी एल। तो वी मिनिमम कितना हो गया, रूट अंडर जी एल। सोचो जी एल से बड़ा, जी एल से बड़ा मतलब जी एल, मिनिमम है रूट अंडर जी एल, मिनिमम है, तो मिनिमम रफ्तार जो हो गई वो रूट अंडर जी एल हुई है ना। तो टॉप पॉइंट पर ये हमको समझ में आ गया। जब टॉप पॉइंट पे रूट अंडर जी एल पता चल गया तो अभी क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन ए पॉइंट पर कितना चाहिए वो पता कर लो ना। ये रूट अंडर जी एल वो कंडीशन है जिससे ये समझ आया कि जी पर कहीं वेलोसिटी 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। तो जब जी पर सी पर ही 0 से बड़ा है तो ए से बी कहीं भी, या ए से बी से सी और किसी पॉइंट पे हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे मिनिमम तो वही था, है ना। तो बाकी तो 0 उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अब करेंगे किसके लिए, ए पर रफ्तार निकालने के लिए। तो ए पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वी वेलोसिटी मान ली है, तो हाफ एम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हमको पता है टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का समेशन होता है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल सी पर, तो सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू रूट अंडर जी एल का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, तो कितना पोटेंशियल बढ़ गया, ये लेंथ एल और ये भी लेंथ एल, तो 2l एम जी इंटू 2l। हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो ये रूट अंडर 5gl आया है बॉटम पे। यानी बॉटम पे अगर इतनी रफ्तार आप देते हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से वहां तक पहुंच जाएगा। कहाँ, सी तक, और सी तक पहुंच गया तो आगे भी पहुंच जाएगा, आगे भी काम करेगा ही, ठीक है। चलो, अगर अलग अलग पॉइंट पे हम निकालना चाहें रफ्तार तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने सी और बी पे कंपेयर किया, ये सी है और ये पॉइंट बी था, तो सी और बी पे हमने कंपेयर किया तो हमने सी पर हमने देखा कि हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की जगह पर रूट अंडर जी एल डाला। यहाँ पे यहाँ पर रेफरेंस अगर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, एम जी एच, तो एच एल के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है हाफ एम वी स्क्वायर हम लिख रहे हैं, और पोटेंशियल ऑब्वियसली 0, इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 3gl आएगा। यानी वी भी यहाँ पर रूट अंडर 3gl है और यहाँ पे रूट अंडर 5gl है और यहाँ पे gl है, ये आपको समझ में आना चाहिए, है। तो इससे जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। बी और सी पर स्पीड गलत लिख दिया मैंने, डी लिखना चाहिए, है ना। बी और डी पर रफ्तार बराबर है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, मास टाइड विथ रॉड। अगर रॉड है तो क्या होगा ये आपको समझना चाहिए। देखो, स्ट्रिंग में रूट अंडर 5gl, अगर रॉड है ना तो वहां पे क्या करना होता है, कोई शक नहीं है कि अगर एक बार कैसे भी करके अगर सी तक पहुंच गया तो सी पर जो है वो स्पीड 0 भी हो जाए ना तो आगे चला जाएगा। रॉड ढीली नहीं पड़ती, रॉड ढीली पड़ती क्या, अगर हमने यहाँ से करके यहाँ तक पहुंचा दिया तो ऐसा हुआ और ढीली पड़ गई यहाँ से तो पाथ छोड़ देना नहीं होगा ना, ऐसा उसको उधर जाना ही है ना। तो यहाँ पर की स्पीड टी पर की जो स्पीड है, टेंशन हमेशा 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स ओके, है ना। 0 भी रहा तो चलेगा। तो मिनिमम रफ्तार वहाँ पे 0 है, वहाँ पे वो चीज़ करने की जरूरत नहीं जो इससे पहले हमने किया था। तो यहाँ पे अगर मिनिमम रफ्तार 0 है तो उसको मान के अगर आप ई पर ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व करवाओगे तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और काइनेटिक कितना, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल कितना 0। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि वी मिनिमम 0, वहाँ पे जाके 0 भी होगा तो चलेगा, आगे क्रॉस कर लेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 12 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो वी बराबर रूट अंडर 4gl होता है ना। तो एट पॉइंट ए, तो रॉड के केस में अगर रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे मिनिमम रफ्तार चाहिए कितना, मिनिमम रफ्तार चाहिए रूट अंडर 4gl। अगर स्ट्रिंग है तो रूट अंडर 5gl चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। ये तो शायद कभी नहीं पूछा है लेकिन वो वाला तो पूछा है, ओके। चलो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ क्या है, तो ये भी उसी से मिलता जुलता है। अगर स्फीयर है और इसमें कोई ऐसा घूम रहा है ना, तो देखो स्फीयर के केस में यहाँ पे बॉटम पर कितना रफ्तार चाहिए मिनिमम, है ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रिंग के जैसा है, किसके जैसा है, स्ट्रिंग के जैसा, ओके। क्योंकि इसके अंदर भी 0 कहीं पर रफ्तार हुआ तो गड़बड़ है, यहाँ पे 0 हो गया तो गिर जाएगा नीचे, कहीं भी 0 हुआ तो गिर बढ़ जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, जो वहाँ पे काम टेंशन कर रहा था यहाँ पे काम कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। इट इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट टाइड टू द स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन इज सिमिलर टू द टेंशन एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ वी मिनिमम बॉटम पे कितना, रूट अंडर 5gl, ये याद रखना है ना। चलो, एक और है कॉन्सेप्ट जो कि आपके बुक में है, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। इस तरीके से ओवर ब्रिज आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है। तो टॉप पे क्या होगा, टॉप पे डर ये होता है कि वो हवा में न उड़ जाए ना, ऐसा हवा में न उड़ जाए, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में दिखाते हैं। तो यहाँ पे रफ्तार क्या है, v है,
ओके एकदम से टॉप पे आया तो क्या n प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये वेलोसिटी है इधर पे, तो बाहर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा एम वी स्क्वायर बाई आर, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, एम जी कहाँ लगा, एम जी नीचे की तरफ लगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो एम जी ऊपर और एम जी नीचे और एम वी स्क्वायर बाई आर ऊपर है, तो इसको घटा दो तो नॉर्मल डायरेक्शन। अगर आपको स्पीड सेफ चाहिए, आपको उड़ना नहीं है, यानी हमेशा नॉर्मल जीरो से बड़ा होना चाहिए। नॉर्मल जीरो होने का मतलब कॉन्टैक्ट आपने छोड़ दिया, नॉर्मल तभी लगता है ना जब कॉन्टैक्ट लगता है, तो जीरो या नेगेटिव हो गया, नहीं कॉन्टैक्ट नहीं है तो जीरो हो गया, तो भाई आपकी खैर नहीं, आप तो उड़ गए, मतलब हवा में हो। तो इसका मतलब सेफ स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन जीरो करेंगे। जब ग्रेटर देन जीरो करा तो इसको हमने माइनस वाले को उधर भेज दिया, तो एम जी इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जी इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर इज लेस देन रूट अंडर आर जी, यानी वी बराबर लेस देन रूट अंडर आर जी। तो वी किसी खास वैल्यू से कम है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या है ना, वो वैल्यू क्या है, खास वैल्यू से कम, मतलब मान के चलो 50 से कम, तो 50 से कम क्या, ठीक है 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 55 हो सकता है, क्या है ना, यानी वो स्पीड क्या है, मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर जी, ठीक है ना। तो टॉप स्पीड इससे ज़्यादा रखोगे तो आप हवा में उड़ जाओगे, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमने एक अच्छा खासा पार्ट खत्म कर लिया है। अब इसके बाद जो है और जो भी चीज़ें बची है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे पता है कि बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर काफ़ी अच्छे से सिखाया नहीं जाता है, वो बच्चे लैग करते हैं पढ़ाई में, वो पीछे पड़ जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, तो आप इसको अच्छे से आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।